अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम वो प्रीवियस वाला लेक्चर जो है वो कंटिन्यू करेंगे जो कि हमारा था कि कोरोनरी ब्लड फ्लो और इसकी मैनेजमेंट जो है। यहाँ तक हमने पढ़ा था कि फैक्टर वो कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है कोरोनरी ब्लड फ्लो को, जिसमें पहला आता है मेन एओर्टिक प्रेशर, दूसरा आता है मस्कुलर एक्सरसाइज, तीसरा आता है इमोशनल एक्साइटमेंट, फिर हाइपरटेंशन, फिर हार्मोन, हार्ट रेट, इफ़ेक्ट ऑफ आयंस, मेटाबॉलिक फैक्टर्स और टेम्परेचर। ये कुछ फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करता है कोरोनरी ब्लड फ्लो को। ये कैसे अफेक्ट करते हैं आगे जाके हम पढ़ेंगे। पहले आता है मीन एओर्टिक प्रेशर। मीन एओर्टिक प्रेशर कैसे इफ़ेक्ट करता है, इसकी जो रिलेशन है ना, वो डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद कोरोनरी ब्लड फ्लो। ये जैसे ही इंक्रीज़ होता है कोरोनरी ब्लड फ्लो जो है वो भी इंक्रीज़ होती है, ये जैसे डिक्रीज़ होता है कोरोनरी ब्लड फ्लो भी डिक्रीज़ होती है। ये वो फोर्स है जो कि कोरोनरी आर्टरी में ब्लड को ड्रिवन करती है, मतलब उसमें उसकी तरफ ले जाती है, मतलब उसको पुश करती है कोरोनरी आर्टरी में ब्लड को। मस्कुलर एक्सरसाइज जैसे ही हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तो तकरीबन 70 से लेकर 70 ml 100 mg पर मिनट के हिसाब से जाता है ना ब्लड ड्यूरिंग एट रेस्ट, और ये इंक्रीज़ हो जाता है एक्सरसाइज के टाइम में 4 टाइम ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बाय इंक्रीज हार्ट एक्टिविटी, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, और इसी के साथ इंक्रीज़ होता है मेन आर्टेरियल प्रेशर भी, जिसकी वजह से इंक्रीज़ होता है कोरोनरी ब्लड फ्लो भी और कोरोनरी सप्लाई भी। तो ये भी इसकी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे ही हम मस्कुलर एक्सरसाइज जो है वो इंक्रीज़ करेंगे तो ब्लड फ्लो जो है वो भी इंक्रीज़ होगी। इमोशनल एक्साइटमेंट में क्या होता है, हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी जो है उसमें फ़्लो जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। हाइपरटेंशन में बेसिकली क्या होता है, रिफ्लेक्स जो है इंक्रीज नॉन एपिनेफ्रिन डिस्चार्ज कोरोनरी विद डायलेशन जिससे हो जाती है, जिसकी वजह से सेरेब्रल ब्लड फ्लो जो है ना, कोरोनरी ब्लड फ्लो जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है हाइपरटेंशन से। हाइपरटेंशन के रिज़ल्ट में मैं ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाइपरटेंशन की रिफ्लेक्स में मतलब उसके कंट्रोल में या फिर अगेंस्ट जो आप कह सकते हैं, या फिर रिएक्शन में इंक्रीज़ होता है नॉन एपिनेफ्रिन की डिस्चार्ज, जिसकी वजह से कोरोनरी वेज़ोडाइलेशन होती है, वो फिर आगे जाके इंक्रीज़ करता है कोरोनरी ब्लड फ्लो को। हार्मोन्स में क्या आता है, थायराइड हार्मोन जो कि इंक्रीज़ करता है मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो गया तो वो भी इंक्रीज़ हो विद डायलेशन होगी, और फिर आगे जाके फिर क्या होगा, तो डायलेशन होगी, विद डायलेशन से फिर ब्लड फ्लो भी इंक्रीज़ होगी। एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन ये भी एक्ट करता है बीटा रिसेप्टर पे, जो कि फिर आगे जाके हमारे पास ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करता है। एसिटाइलकोलिन इंक्रीज़ करता है सेम एज पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से, मतलब ये भी क्या करता है, विद डायलेशन करता है, आगे जाके फिर वो फ्लो को इंक्रीज़ करता है। इसी तरह पेट्रिसिन भी है, वो डिक्रीज़ करता है बाय डिक्रीजिंग कोरोनरी रेजिस्टेंस। ये कोरोनरी रेजिस्टेंस को जो है वो डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। निकोटीन जो है वो इंक्रीज़ बाय लिबरेशन ऑफ नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज़ हो गई, तो फिर आगे जाके वो भी ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करेगा। हार्ट रेट जो है वो कैसे इफ़ेक्ट करता है, एज़ हार्ट रेट इंक्रीज़, जैसे हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाता है, उसके साथ सेरेब्रल ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन कंजम्पशन भी इंक्रीज़ फेजिक सेरेब्रल ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन इज़ डिक्रीज़, और ये ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है इसमें डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। हार्ट रेट इंक्रीज़, स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज़,
फेजिक सेरेब्रल ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज़, मतलब इसका रिवर्स रिलेशनशिप है। जैसे हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा ये सेरेब्रल ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है वो डिक्रीज़ होगा, ये रिवर्स रिलेशनशिप में है। बाकी जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप में आ रहे थे, अब हार्ट रेट जो है वो रिवर्स रिलेशनशिप में आ रहा है इसके। इफेक्ट ऑफ आयंस, आयन किस तरह इफेक्ट करते हैं। पोटेशियम का बोला गया है यहाँ पे कि पोटेशियम की कंसंट्रेशन जो ही लो होगी तो आगे जाके वो क्या करेगा, वेज़ोडाइलेशन करेगा, कोरोनरी वेज़ोडाइलेशन करेगा, जिसकी वजह से इंक्रीज़ होगा सेरेब्रल कोरोनरी ब्लड फ्लो में। और जैसे ही ये डिक्रीज़ होगा पोटेशियम की कंसंट्रेशन जैसे ही डिक्रीज़ होगी तो वो कोरोनरी वेज़ो कंट्रैक्शन काज करेगा, जिसकी वजह से कोरोनरी ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज़ होगा। मेटाबॉलिज्म कैसे इफ़ेक्ट करता है। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है जिसकी वजह से आगे जाके फिर इंक्रीज़ इन ऑक्सीजन कंजम्पशन, फिर वो आगे जाके क्या कस करता है, हाइपोक्सिया एंड मोर रिलीज़ ऑफ एडेनोसिन। एडेनोसिन रिलीज़ होगा तो वो कोरोनरी वेज़ोडाइलेशन काज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो जो है, कोरोनरी ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ होगा। टेम्परेचर कैसे इफ़ेक्ट करता है। टेम्परेचर जो है जैसे ही हाइपरथर्मिया हो जाता है, इंक्रीज़ होता है मेटाबॉलिक रेट में, जो कि इंक्रीज़ करता है एडेनोसिन के रिलीज़ को। एडेनोसिन रिलीज़ होगा तो वेज़ोडाइलेशन काज करेगा, वेज़ोडाइलेशन काज होगा तो कोरोनरी ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो मतलब ये इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और क्या क्या डिजीज़ जो बताए गए हैं इसमें, कोई कोरोनरी डिजीज़ कौन कौन से हैं। आल्सो कॉल्ड इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। कैसे काज होता है इससे, एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, थ्रोम्बस फॉर्मेशन, एम्बोलस, स्पाज्म ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, और एथ्रोमेटियस कोरोनरी वेसल स्टेनोसिस। ये भी एक टाइप की डिसऑर्डर है जो कि आगे जाके क्या काज करता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को काज करता है। स्टूडेंट्स यहाँ तक अगर कुछ समझ ना आया हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो मैं इसी टॉपिक में आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। थैंक यू।